ए 10 ही तो है। ये रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एम एन एन। रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का रेशियो क्या दिया हुआ है? ठीक है, देन शो दैट ए इज टू बी, ए इज टू बी, टू बी की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। ए की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, करो जरा ट्राई, ये ऐसा क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके हैं। रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन, दो नंबर हैं, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, लेट नंबर्स बी एंड बी। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बच्चों? ए बी। कैसे करें बताओ जरा। अरिथमेटिक मीन को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, अपॉन जी ज्योमेट्रिक मीन है, इक्वल होगा एम अप, वैल्यू क्या आ जाएगी ए, और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी एन इंटू के। देखो जरा, समझ आया ये? दो नंबर्स हैं, दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर है ए और बी, ये अरिथमेटिक मीन और उनके ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को मैंने लिख दिया ए, अरिथमेटिक मीन क्या लिख दिया कैपिटल ए, मेट्रिक मीन क्या लिख दिया एस। ठीक है, मेट्रिक मीन क्या लिख दिया, राइट, ए अपॉन जी एम अपॉन, ए अपॉन जी किसके इक्वल हो गए? रेशियो में ऐसा ही होता है, जब दो टर्म का रेशियो दिया हो और वो दो दो टर्म्स ए और बी है और उनका रेशियो दिया है कुछ भी, एक नंबर किसके इक्वल होगा? एक नंबर किसके इक्वल होगा? एक्स है, एक्स किसके इक्वल होगा? यहीं पर देखें हम, अपॉन का रेशियो क्या दिया था एम, क्या मान लें इसको, डायरेक्ट ही ऐसा लिख दे एम के अपॉन एन के ऊपर, क्यों करते हैं? मान लो हमने ए और जी का वैल्यू निकाली, मान लो ये था 16, हट हो गई, ये क्या आ गया 4 अपॉन, बोलो 4/5, ए और जी का रेशियो 4/5 हो गया। बट क्या ए 4 था? 4 तो नहीं था ना, ये तो 16 था जी, अब 5 तो नहीं था जी, जी कॉमन नंबर कैंसिल हो गया है, तो वापस लाने के लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ, ए की वैल्यू क्या हो गई एम, वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू क्या होगी एम के वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा? देखो जरा, नंबर्स हमारे ए और बी हैं, तो सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी, सम ऑफ नंबर्स होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा? अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ए और बी हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स क्या हैं ए एंड बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स
वो क्वाड्रेटिक की एस एक्स स्क्र माइनस एस एक्स, यहाँ से आ गया एक्स स्क्र माइनस एस। एस बताओ क्या है? सम ऑफ नंबर। बताओ जरा क्या है? ए प्लस बी क्यों होगा? सम इज ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बी दिस जीरो। ए प्लस बी की तो क्या होगा? कोई बच्चा बता सकते हैं ए प्लस बी? 2 m के। देखो ए होता है ए प्लस बी बाई टू, दिस इज इक्वल टू एम के। ए प्लस बी बाई टू इज एम के। नहीं वो तो लिखना क्या आएगा? 2 m के। ए बी की वैल्यू बताओ जरा क्या आएगी? ए बी की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। एन के का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर केस, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन एन के है, ज्योमेट्रिक मीन है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू एन के। यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी? एन स्क्वायर के स्क्वायर। जीरो। इसके रूट्स निकालो। एक्स क्या होगा? माइनस बी माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ 2 m के। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर 4। ये बताओ क्या है? 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस। और को यहाँ से कॉमन लें, और क्या कॉमन ले सकते हैं? के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? स्क्वायर। के स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस अपॉन क्या होगा? एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2। कट कर दो। एम प्लस माइनस स्क्वायर माइनस एन, राइट। एक वैल्यू ए होगी, ए इज इक्वल टू प्लस रूट क्या होगी? प्लस। हाँ। हाँ, ये दोनों कॉमन ले लो। क्या होगा? हाँ, ए इज टू बी का जब रेशियो निकालेंगे तो के कैंसिल हो जाए। एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू प्लस एम स्क्वायर माइनस
चलें आगे। ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ भी, 11th वाले किए थे हमने पहले भी। मैं लिखता हूँ। 5 5 कॉमन लेंगे। 1 11 प्लस 111। करो जरा ये सम फाइंड करना है, मैं अप टू एंड। देखो जरा क्या गिवन है हमें। एस इज इक्वल टू 0.6 0.6 अप टू एन टर्म्स। ये सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो जरा यहाँ से क्या करें, 6 को कॉमन ले लें। आएगा 0.1 0.11 प्लस 0.111 ऐसे जी। क्या आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 प्लस 0.9 0.99 0.999 दिस एस इज इक्वल टू, बोलो जरा। बाई 9 करेंगे कट हो जाएगा, बाई 3 आ जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 को। 0.9 है, एक्चुअली 9 नहीं है, 0.9। तो आप लिखो 1 माइनस 0। क्या लिखोगे भाई, 1 - 2.1। ठीक है, आगे 1 - 0.00 चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, 3 से कट करोगे 3 बाई 3। 1 को सेपरेट कर लो, हर जगह पर 1 है। 1 1 1 ऐसे कितने टर्म, दिस इज 1 1 + 1 कितने टाइम आएगा, n टाइम्स। माइनस में क्या है यहाँ पर, 0.1 0.1। फिर आगे क्या आएगा, अब जब इसको लिखेंगे तो माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो प्लस आएगा। अच्छा, एक्चुअली ये 0.1 का स्क्वायर चेक करके देख सकते हो आप। 0.1 क्या है, 0.1। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है दिस, ये क्या है, 0.01 का क्यूब है कौन। n टाइम्स 1 को ऐड करोगे तो n हो जाएगा माइनस। बताओ ये क्या होगा। एक जीपी है और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, 0.1। तो सम ऑफ एटम्स क्या बनना चाहिए, ए। ये क्या है, 0.1, 0.a इंटू 1 माइनस आर। आर क्या आएगा, बताओ आर क्या आएगा।
0.1 का रेज टू पावर n। r क्या होता है, सॉरी r टू द पावर n होता है ना, तो 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2/3 n माइनस, ये क्या है भाई, 0.1, और ये 0.9, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन 0.9। कैसे बचा, देखो ऊपर तो कोई चेंज किया नहीं, एज इट इज ही लिखा है, नीचे 1 माइनस दिस किया तो पॉइंट, राइट। दो बार लिख दिया, यहाँ से हटा दो, करूँ, ऐसे था ना ये, दिस इज इक्वल टू 2/3 n। अच्छा ये 1/9 हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, 1 माइनस, बोलो, 0.1, 0.1 टू द पावर n, क्या आया ये 2/3 माइनस, बोलो, ओपन कर दें, क्या हो जाएगा 1, और ऊपर हो जाएगा पॉइंट और n, आंसर है, ठीक है। कौन सा, ठीक है भाई, चलें आगे, कर लिया। नेक्स्ट, बताओ जरा ये क्वेश्चन बताओ, ट्वेल्थ क्या गिवन है, ट्वेल्थ में 20th टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की 20th टर्म फाइंड करनी, ठीक है। ये कोई एपी वगैरह जीपी वगैरह नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 × 4, बस 4 × 6 प्लस 6 × 8, ये है ना, टिल कहाँ तक, n टर्म्स तक, ठीक है। देखो जरा, इसकी किसी भी टर्म, सभी टर्म्स को देखो, T1 क्या है, 2 × 4, T2 क्या है, 4 × 6, T3 क्या है, 6 × करेक्ट, फर्स्ट टर्म इज 2 × 4। राहत कुछ बता सकते हो इसके बारे में, इसकी nth टर्म, n-2 × n, तो हम बताओ nth टर्म क्या होनी चाहिए, देखो जैसे T1 T2 T3 सभी को देखो, चाहत आपने नहीं बताया, हाँ तुम लोग भी बताओ, 2 4 6, देखो यहाँ पर कोई भी जो टर्म है वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जो नंबर बढ़ रहा है वो कितने कितने से बढ़ रहा है, उसे बढ़ रहा है, तो जो हर टर्म का जो पहले नंबर है, सभी टर्म्स के जो पहले नंबर्स हैं वो एक एपी बना रहे हैं, है ना। फर्स्ट टर्म
हर टर्म के जो फर्स्ट नंबर तो एक एपी बना, ठीक है। और वो एपी कहाँ से शुरू हो रही है, 2 4 6 ऐसे। T1 में तो ये नंबर है, T2 में ये नंबर है, T3 में ये है। इस सीक्वेंस का nth नंबर आएगा, वही यहाँ Tn में यहाँ पर होगा। ये बात समझे आप? ठीक है, तो इसका nth नंबर निकालना है तो एक एपी है, कोई बड़ा काम नहीं है। n इज इक्वल ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है यहाँ पर 2, n माइनस वन इंटू डी क्या है यहाँ पर 2, 2 प्लस में -2, कट हो गया। समझ आया? उसके बाद तो यहाँ तो 2n आ गया, तो में 4 6 8, यहाँ पर भी 4 6 8। इस सीक्वेंस का जो nth नंबर होगा वो यहाँ पर आएगा। इस सीक्वेंस का nth नंबर क्या होगा, ये भी एपी है, कॉमन डिफरेंस। nth नंबर क्या आना चाहिए, कि प्लस में n माइनस वन इंटू क्या है यहाँ पर 2n प्लस 2 बन जाएगा, ब्रैकेट खोल। क्या आना चाहिए यहाँ पर, सो n प्लस। बात समझ में आई है तो बताओ। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, आंसर नहीं आया यहाँ से। क्या बने एन एस टर्म, 2n इंटू, यहाँ से भी 2 बाहर निकालो, 4 हो जाएगा यहाँ पर। n प्लस Tn इज दिस, Tn इज दिस, ये Tn आ गई। हमें T20 निकालनी है क्या, 4 × 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21। करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट जरा। 1680 आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये कहता है एक फार्मर बाइज ए ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी है, कॉस्ट क्या गिवन हमें, ₹12,000। आज तो हम पूरा करेंगे। कॉस्ट 12,000 है, ही पेज रुपीज दिस। कैश पेमेंट कितनी, कैश पेमेंट कितनी है, ₹6,000 उन्होंने कैश पे किया है। बचा कितना, और बाकी का जो अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट कितना है, कितना बचेगा, 6,000। ये इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ठीक है। बैलेंस अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है, अच्छा इसके लिए वो ₹500 की एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हर महीने, ₹500 की एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है उस पर, 12% ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। क्या लिखा है देखो, पढ़ो जरा। बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो वो जो अमाउंट पे करेंगे वो कितनी हो, पहली जो इंस्टॉलमेंट वो पे करेंगे वो कितनी होगी, 500 प्लस, प्लस कितना इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हम A1 मान लेते हैं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करेंगे उसको A1 मान लेते हैं। 12% मतलब 12/100 इंटू क्या, 6,000। 6,000 अनपेड अमाउंट है ना, तो वो 6,000 पे 12% इंटरेस्ट पे करेंगे। इसको अगर आप
फाई करते हैं, ऐसे ही रहने दो। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 500 पे करेंगे, प्लस चलो 12/100। चलो जरा देखो। हाँ, क्या आएगा यहाँ से? 5500। ठीक है। A3 इज इक्वल टू 500 प्लस, आगे बच्चों नेक्स्ट, जब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा? 5000। क्योंकि हर बार वो 500 रुपये पे कर देंगे तो बैलेंस, ये इंटरेस्ट ही तो है बेटा। अनपेड अमाउंट से इंटरेस्ट क्यों माइनस करेंगे? 6000 रुपीज देना उनको पेंडिंग था, हर महीने 500 500 रुपये दे रहे हैं। A1 इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई उन्होंने आपको 6000 रुपीज, ये लिसन, ये वो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो इसलिए है कि आप उनका पैसा यूज कर रहे हो, तो उस पैसे के लिए आप कुछ तो उनको दोगे ना। तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो इसमें से कम नहीं होगा, 500 में से कम नहीं होगा। वो तो इसलिए दिया जा रहा है कि आप के पैसे को, तो आपको मतलब जिस दिन वो आपने क्या परचेज किया था, ट्रैक्टर वगैरह जो भी परचेज किया था उसी दिन दे देना चाहिए था। ठीक है। बट वो आपने दिया नहीं, आपने दिया नहीं तो आप 500 500 रुपये हर महीने दे रहे हो, तो वो कुछ तो आपसे लेंगे ना। इंटरेस्ट आपसे लेंगे बट वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में से कम नहीं होगा, इस अमाउंट में से कम नहीं होगा। वो तो इसलिए दिया जा रहा है कि आप उनके पैसे को लेट पेमेंट कर रहे हो। ठीक है नीचे, 99 को तो कॉमन ले ले, और ये जनरल टर्म निकाल ले कि 99 को कॉमन निकाल, नीचे n-1 ये है, नीचे n-1 है और ऊपर 1 है। तो इसको n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले भाई, तुम इस सम को आगे करो। अच्छा इस टाइप से चलता रहेगा। एक तो देखो इसमें 12 टर्म्स आएंगी, 12 टर्म्स इसलिए आएंगी कि 6000 हर महीने 500 500 रुपये देंगे तो 12 टाइम्स देना पड़ेगा। ऐसी 12 टर्म्स आएंगी और इन 12 टर्म्स का सम तुम निकाल। देखो एक काम कर, ऊपर से 99 कॉमन ले लिया ना, 1/n मल्टीप्लाई, अब ऊपर वाले n को लिख दे, ये क्या है? n-n, एक वी एन ही है, n × n-1 है, 99 n/1/n-1 माइनस, क्या बचेगा? 1/n। अब इसमें n डालती जा जहाँ से जहाँ तक डालना है, ऐसे ऐसे काटती जा। ऐसे a n इज इक्वल टू 500 प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या आना चाहिए? 5000 आना चाहिए। अच्छा 12 मंथ में जब वो देंगे तो इंटरेस्ट कितना बचेगा? 12/100
ये हाँ, ये 12 टर्म आएगी। ठीक है, ये 12 टर्म आएगी। वैसे लास्ट टर्म लिखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 12 टर्म्स हैं। ठीक है, तो एस क्या आ जाएगा, बताओ जरा। S1 लिख देता हूँ, A1 प्लस A2 टिल A12। अब देखो, इन सभी 500 को अलग से इकट्ठा कर लेंगे और इनको अलग से, तो ये 500 तो ऐड होके क्या बन जाएगा, 6000 बन जाएगा। प्लस में ऐसी 12 टर्म्स होंगी, इन 12 टर्म्स में से 12/100 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 6000 प्लस में 50। हाँ ठीक है। हाँ तो AP तो बनी रही है, उसमें क्या डाउट है। क्या, S12 ही लगा रहे हैं हम। 6000, 6000 प्लस 12/100, तो ये AP है, 12 टर्म्स ऑफ AP है। तो 12/2, टू टू ए का मतलब 12,000, क्योंकि ए ये है। प्लस में 11 इंटू डी क्या है बच्चों, -500। प्लीज -500 ध्यान रखना है, जा रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ बता, क्यों करके कैलकुलेट करके निकाल। हाँ, इसकी कैलकुलेशन बताओ भीम। फ्रॉम 12,000 माइनस, तेरा ये फाइनल कैलकुलेशन। 6500 आ रहा है क्या ये, कैलकुलेट करके निकालो कितना आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है। ये कहते हैं शमशाद अली बाई ए स्कूटर और ₹22,000, कॉस्ट कितनी की, कॉस्ट क्या है, 22,000। प्लीज ₹4,000 कैश, कैश पेमेंट कितनी, कैश पेमेंट 4,000 एंड एग्री टू पे बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट कितनी, बैलेंस अमाउंट इसमें माइनस करो क्या बचेगा, 18,000। बैलेंस अमाउंट इज ₹18,000। अब वो ₹1000 हर महीने पे करेंगे, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो क्या होगी, बताओ जरा। 1000 प्लस 10% इंटरेस्ट पे करेंगे बैलेंस अमाउंट पे, 10/100, और बैलेंस अमाउंट क्या है भाई, 1000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो क्या होगी, 1,000 प्लस 10/100 ऑफ 17,000। ठीक है, टाइप से वो पे करेंगे। नेक्स्ट A3 थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 1,000 10/100 इंटू 16,000, और 18,000 पे करने के लिए ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, 18 इंस्टॉलमेंट देनी। ठीक है, 18 इंस्टॉलमेंट का सम क्या होगा, बताओ जरा। S1 कह देता हूँ मैं, S1 होगा, सबको तो इकट्ठा लिख लेंगे, 18,000 हो जाए, प्लस में यहाँ से 10/100 को आगे की सभी टर्म्स को ऐड करेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या बचना चाहिए अंदर, 8,000 17,000 6,000, 1000 1000 17,000
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 18,000 प्लस 1/10। ये क्या है? ऐसी कितनी टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स आएंगी यहाँ पर? 18 टर्म्स आएंगी। का सम क्या होना चाहिए? 18/2, 18/36,000 माइनस n-1। 3 टर्म है, n 18 हो गया, 18 - 1 17 ही होगा -1। समझ आया? कर लिया यहाँ तक? देखो जरा, S1 क्या आया? S1 18,000 कट हो गए बाई 10। दिस इज 36,000 माइनस ये आएगा 17,000। ठीक है, 18 - 17 की 36 - 17 कितना बचा? 19,000। यहाँ पर क्या? 1000 1000 दो जीरो कट हो जाएंगे। S1 9 × 9। क्या किया मैंने? ऐड करो, क्या आ गया? कहाँ पर? तो 9 बचा, 9/10 था ये, 9/10। ठीक है, तो एक जीरो कट हो गया 1000 में। ऐड करो अब, 5,000। आंसर क्या है? अभी रुको, 35,001 क्या आ गया? और कैश पेमेंट भी कर चुके हैं वो 4,000 की। जो नेट पेमेंट थी उन्होंने करी वो कितनी? 4,000 प्लस 35,000 100। क्या है? क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? दिखाओ, करो भी जल्दी करो, फिर तुम भागोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ए पर्सन राइट ए लेटर टू फोर फोर फ्रेंड्स। अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखता है। ठीक है, इनिशियल लेवल पे पर्सन A1 अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखेगा। ठीक है, तो मन है लिखने का। A1 फर्स्ट पोजीशन पे जो लेटर लिखा जाएगा वो 4 लेटर लिखे। तब इनिशियल लेवल पे कितने लेटर लिखे? 4। ये चारों अपने अपने दोस्तों को लेटर लिखे। ठीक है, ये भी अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखे। ये अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखेगा। ये अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखे। फिर ये तो सेकंड स्टेज पे जो लेटर लिखे जाएंगे वो कितने लेटर होंगे? बताओ जरा। 16 लेटर होंगे।
ठीक है, मेल या लेटर एक ही बात है। हर स्टेज पे जो लेटर लिखा जाएगा, अब ये कितने लोग हैं, 16 लोग हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 6, हर आदमी अपने 4 दोस्तों को लेटर लिख, तो टोटल 16 लोग हैं। ये जब आगे लेटर लिखेंगे तो लेटर लिखे जाएंगे, 64 रहेगा। इस लेटर को पोस्ट करने की जो कॉस्ट है वो ₹0.5, 50 पैसे है। तो कॉस्ट ऑफ लेटर पोस्ट करने की जो कॉस्ट आएगी वो 2। यहाँ पर कॉस्ट कितनी, ₹8। यहाँ पर कॉस्ट कितनी, 32। तो फर्स्ट लेवल पे लेटर पोस्ट करने की जो कॉस्ट होगी 2। सेकेंड लेवल पे लेटर पोस्ट करने की कॉस्ट होगी वो ₹8। थर्ड लेवल पे जो कॉस्ट होगी वो ₹30, 32। क्या ये कोई जीपी बन रही है? क्या एक जीपी बन रही है? 832, 832 एक जीपी बन रही है। इस जीपी में कितनी टर्म्स होंगे, कितने लेटर लिखे गए हैं? 8 स्टेट, 8 सेट ऑफ लेटर। ठीक है, तो ऐसी 8 टर्म्स होनी चाहिए इसमें। उन सबका सम बताना है क्या? फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर। ये 8 बंदा, फाउंड द अमाउंट स्पेंड, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज। ठीक है, हमें S8 फाइंड करना है। जब 8 ऐसे सेट ऑफ लेटर लिखे जा चुके हों तो मेल करने में कितनी कॉस्ट आएगी? S8, S8 क्या होता है भाई? A × R⁸ R माइनस। तो हमारी जो जीपी बन रही है, भेज दो भैया, दिस इज ए। ये बताओ क्या है? ये बताओ बच्चों क्या है? व्हाट इज ए? एज 2। आर बताओ क्या है? 4। 4 raised to power 8 -1 अपॉन आर इज व्हाट? हाउ आर? 4 - 1। आंसर निकालो जरा। 4 to the power 8 अपॉन, फाइनल आंसर निकाल के बताओ। 2 to the power 60। हाँ बताओ, 2 × 4 to the power 8, इसका आंसर क्या है अभी बताओ जरा। 655 क्या है? 55361 अपॉन कितना? ठीक है, तो फाइनल कैलकुलेशन ही कितनी आई बताओ जरा। 1310, 1310 7 0। फाइनल आंसर बताओ, निकालो अभी फाइनल आंसर निकालो। आंसर बताओ भाई इसका। 43690, 43690 क्या पीछे? चेक करो जरा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ जरा। हाँ?
हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? 16। और थोड़ा जल्दी जल्दी करो। ए मैन डिपॉजिट रुपीज दिस इन बैंक एट इंटरेस्ट ऑफ 5% एनुअली। 15th और 16th और 17th घर से करके लेके 18th वाला करो जरा। 18th वाले में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश ए जॉब। ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। हम कितने वर्कर्स लगाए थे? 150 वर्कर्स लगाए थे काम को ख़त्म। ठीक है। 150 workers were engaged to finish a job in certain number of days. 4 workers drop out on second day. फर्स्ट डे कितने वर्कर्स ने काम किया? 150 ने काम किया। सेकंड डे 4 कम हो गए। सेकंड डे कितने लोगों ने काम किया? 46। थर्ड डे 142 ने काम किया। ठीक है बच्चों। और ये काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? मान लो 10 डेज में ख़त्म हुआ। काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? 10 डेज में ख़त्म। इस सीख एन टर्म्स बनेंगी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ऐसी एंट्रम्स का सम, ये तो एक एंट्रम्स का सम क्या होना चाहिए? n/2 n-1 इंटू डी कितना है? -4। 300 इसमें। हाँ, -4n+ आना चाहिए। n/2 304 -4n। ठीक है। 2 कॉमन लेके कट कर दो भाई, बाही बोल रही। अच्छा बच्चों, और ऐसा करने से काम 8 डेज ज़्यादा दिन में ख़त्म। मान लो ये जितने भी डिसाइड हुए थे ख़त्म करने के लिए, उससे 8 दिन ज़्यादा लग गए ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचा था डेली 150 वर्कर्स काम करेंगे, और ऐसे काम जितने खत्म होना चाहिए था उससे, लेकिन हुआ क्या? पहले दिन 150 ने काम किया, फिर 146 ने काम किया, और ऐसे करने की वजह से, ऐसा होने की वजह से 8 डेज ज़्यादा लग गए। अगर डेली 150 वर्कर्स काम करते, 8 डेज कम लगते। अगर 150 वर्कर्स ही काम करते, सेकेंड डे भी 150, थर्ड डे भी 1, 8 डेज कम लगते, यानी कि कितने डेज लगते फिर? n-8 डेज काम को कंप्लीट करने में लगते। अच्छा, फर्स्ट डे इतने वर्कर्स ने काम किया, सेकंड डे इसने काम किया, थर्ड में भी इतने ने। n-8 डेज के जो टोटल हम वर्किंग जोड़ें तो वो टोटल वर्किंग होनी चाहिए बच्चों n-, मतलब ये 150 वर्कर्स n-8 डेज जितना काम करेंगे वो टोटल वर्क होगा, वो कंप्लीट वन वर्क होगा। और इन्होंने भी तो कंप्लीट वन वर्क ही किया है। कंप्लीट वन वर्क के, वन वर्क के दोनों क्या होने चाहिए? ये भी कंप्लीट वर्क है। n-8 दोनों क्या होने चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। n-8 -4 ना हो गया 300n और n 4n² फिर आएगा तो माइनस, और यहाँ से कॉम चेक करो फैक्टर्स।
5 and 20 n square minus 25 n प्लस आएगा ना -20 and 20 and the number of days in completing the whole work। पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे?